हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य अकादमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आज पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल विजय अर्थात प्लासी युद्ध। ये प्लासी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार के परिप्रेक्ष्य में आपको कुछ लेक्चर छूटे हुए थे, जैसे बंगाल विजय मीन्स प्लासी युद्ध, बक्सर का युद्ध तथा मैसूर युद्ध। इन तीनों युद्धों को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्लासी युद्ध। आप जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु ये मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। तो औरंगजेब के समय बंगाल का नायब सूबेदार मुर्शिद कुली खां थे। ये मुर्शिद कुली खां ये बंगाल के नायब सूबेदार थे। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल सम्राट फारूक शेर के समय 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। यानी कि एक तरह से स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां थे। तो 1717 में मुर्शिद कुली खां बंगाल के सूबेदार बने। जब सूबेदार बने तो इन्होंने समस्त खालसा उस भूमि को कहा जा रहा था जिसका राजस्व ये सरकार वसूलती थी, मीन सरकारी भूमि। तो उन्होंने समस्त खालसा भूमि को, जितनी भूमियां थी, सारी जो जागीरें थी, चाहे दान में दी गई हो या किसी जागीरदार को दी गई हो, तो सारी जागीर को उन्होंने खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि में परिवर्तित कर लगान वसूली के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति कर दिया। यही ठेकेदार जब बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी भू व्यवस्था अपना रहा था, जमींदारी व्यवस्था लागू कर रहा था, तो यही ठेकेदार को कॉर्नवालिस भूमि का स्वामी मान बैठा था। अर्थात जमींदारी व्यवस्था में यही ठेकेदार ये भूमि का स्वामी मान लिए गए थे। लेकिन मुर्शिद कुली खां के मृत्युपरांत 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल के मसनद पर बैठा। मसनद ध्यान रखेंगे कि बंगाल की जो गद्दी थी नवाब की, उसको मसनद कहा जाता था। तो 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल की मसनद पर बैठा, मीन्स बंगाल का सूबेदार बना और ये स्वतंत्र शासक की तरह राज्य किया। ध्यान रखेंगे कि मुर्शिद कुली खां तो नाम मात्र की मुगल सम्राट को आधिपत्य स्वीकार करता था, लेकिन मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र शासक की तरह राज्य किया। लेकिन यह मराठों से सदैव परेशान रहा, क्योंकि मराठों को मुर्शिद कुली खां ने 12 लाख वार्षिक उसे चौथ में देना पड़ा। मुर्शिद कुली खां के समय मुगल आधिपत्य था, लेकिन अलीवर्दी खां के समय आप जानते हैं कि मराठे शक्तिशाली हो गए थे। तो मराठों ने अलीवर्दी खां से 12 लाख वार्षिक चौथ कर के रूप में वसूला।
इसके अलावा उड़ीसा का कुछ भूभाग भी ले लिया था। यद्यपि अलीवर्दी खां का अंग्रेजों से सीधे कोई मुकाबला नहीं हुआ, अंग्रेजों से अलीवर्दी खां का सीधे मुकाबला नहीं हुआ, किंतु अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया, मधुमक्खियों से किया था। यानी कहा था कि अगर इन्हें नहीं छेड़ेंगे तो शहद देंगी, और मधुमक्खियों को छेड़ा गया तो ये काट कर मार डालेंगी। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से किया है। उसके अनुसार अगर इन्हें नहीं छेड़ा गया तो शहद देंगी, अगर छेड़ा गया तो काट कर मार डालेंगी। ध्यान रखेंगे कि उसकी मृत्यु के बाद, अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में उसका दौहित्र सिराजुद्दौला, उसका दौहित्र, दौहित्र मीन्स उसकी पुत्री का पुत्र, सिराजुद्दौला बंगाल का सूबेदार बना। प्रारंभ में इसके 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, इसके 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। इसकी 2 मौसी थी, 2 मौसी, यानी कि एक मौसी का पति ये पूर्णिया का सूबेदार था, तो दूसरी मौसी जो घसीडी बेगम थी उसका पति ढाका का नवाब था, ढाका का सूबेदार था। और इसका सेनापति, तीसरा प्रतिद्वंदी, उसका सेनापति ये मिर्जाफर था। और ये तीनों सिराजुद्दौला को कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। ये तीनों बंगाल तिलवार सिराजुद्दौला को कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने, ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के डर से, फ्रांसीसियों के भय से अपनी कलकत्ता कोठी को किलाबंदी शुरू कर दी। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के भय से जब कलकत्ता की किलाबंदी शुरू कर दी तो नवाब ने उन्हें ऐसा करने से रोका। जब नवाब के आदेशों की अंग्रेजों ने अवहेलना की तो नवाब ने ये कलकत्ता के कासिम बाजार जो फैक्ट्री थी, उस कासिम बाजार फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण कर लिया, अधिकार कर लिया। और अंग्रेज प्रमुख उस समय हालवेल थे, अंग्रेज प्रमुख हालवेल ने समर्पण कर दिया और कुछ अंग्रेज ये फुल्टा द्वीप पर शरण लिए। नवाब के मना करने के बावजूद जब अंग्रेजों ने कलकत्ता कोठी की किलाबंदी शुरू की तो नवाब ने कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज कंपनी का प्रमुख हालवेल समर्पण कर दिया और कुछ अंग्रेज भागकर फुल्टा द्वीप पर शरण लिए। ध्यान रखेंगे कि यही हालवेल है जिसने काल कोठरी या इसको कहते हैं ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की कहानी गढ़ा। ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि ब्लैक हॉल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना क्या है। तो हालवेल द्वारा ये गढ़ी गई एक कहानी है। इसमें कहा था कि 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में भूसे जैसे भर दिया गया, जिसमें उसमें एक दूसरे की सांस फूलने लगी और
146 में से जब कमरा खोला गया तो 146 में से मात्र 23 लोग ही बचे थे। यही घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से प्रसिद्ध है और इस कहानी को गढ़ने वाला हालवेल था। ध्यान रखेंगे कि इस घटना के बाद बंगाल के नवाब सिराजउदौला राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया और कलकत्ता ये मानिक चंद के हवाले कर गया। मीन्स सिराजउदौला इस कासिम बाजार फैक्ट्री पर विजय प्राप्त करने के बाद राजधानी मुर्शिदाबाद चला गया और कलकत्ता मानिक चंद को सौंप दिया। लेकिन इसी बीच ये दक्षिण से अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। दक्षिण भारत से ध्यान रखेंगे कि वाटसन और लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में, वाटसन के नेतृत्व में जल सेना और क्लाइव के नेतृत्व में थल सेना आई और इस अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब की सेना को पराजित कर दिया और पराजित करने के उपरांत उसने नवाब से औली नगर की संधि किया। ध्यान रखेंगे कि फरवरी 1757 में औली नगर की संधि हुई। अंग्रेजों ने नवाब की सेना को पराजित करके फरवरी 1757 में औली नगर की संधि की। ध्यान रखेंगे कि संधि के बावजूद अंग्रेज षड्यंत्र करते रहे। जब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर, इस संधि के बाद अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराकर उसकी चंद्रनगर कोठी पर भी अधिकार कर लिया और नवाब से कुछ ऐसे मांगे भी रखी जिसे नवाब ने स्वीकार कर दिया। तो नवाब के अस्वीकार करने के उपरांत कंपनी ने मिर्जापुर, जगत सेठ तथा मानिक चंद को मिलाकर नवाब सिराजउदौला पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजी कंपनी तथा बंगाल के नवाब के बीच जो युद्ध हुआ वही युद्ध प्लासी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्लासी युद्ध के पूर्व की पृष्ठभूमि रही है। अब हम पढ़ेंगे प्लासी युद्ध। आप जानते हैं कि प्लासी युद्ध के बाद जो घटनाएं घटी उसलिए प्लासी युद्ध का ज्यादा महत्व है। सभी जानते होंगे कि 23 जून 1757 को ये प्लासी युद्ध हुआ था। ये प्लासी युद्ध बंगाल के नवाब सिराजउदौला तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। कंपनी ने सेनापति मिर्जाफर, मानिकचंद तथा जगत सेठ को अपनी तरफ मिला लिया। 23 जून 1757 को प्लासी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के इन गद्दारों मिर्जाफर, मानिकचंद तथा जगत सेठ को अपनी तरफ मिलाकर बंगाल के नवाब सिराजउदौला को पराजित कर दिया था। ये मीरबदान और मोहनलाल बहादुरी के साथ नवाब के साथ लड़े किंतु उनकी पराजय हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि प्लासी का जो युद्ध का विजय था, प्लासी युद्ध का विजय ये क्लाइव की कूटनीति की विजय थी। क्लाइव ने अपनी कूटनीति के द्वारा इस युद्ध को जीत लिया था।
ये प्लासी युद्ध का भले सामरिक महत्व न हो, लेकिन यह युद्ध बाद के होने वाली घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद, प्लासी युद्ध के बाद, अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक जो एकाधिकार था, उस व्यापारिक एकाधिकार से अब राजनीतिक एकाधिकार की तरफ बढ़ी। यानी कि अब कंपनी का मुख्य उद्देश्य व्यापार के बजाय राजनीति हो गया, मीन्स राजनीतिक सत्ता की स्थापना हो गया। इस परिप्रेक्ष्य में इतिहासकार के.एम. पडिक्कर ने कहा है कि ये प्लासी युद्ध एक सौदा था। प्लासी का युद्ध था एक सौदा था, जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मिर्जाफर ने बंगाल को बेच डाला। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट ये नवीन चंद्र सेन, ये कवि नवीन चंद्र सेन का स्टेटमेंट है, जो प्रश्न पूछा आता है कि यह भारत के लिए शाश्वत, ये नवीन चंद्र सेन ये कवि है, और इन्होंने ये प्लासी युद्ध के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि भारत के लिए एक शाश्वत दुख की काली रात, शाश्वत दुख की काली रात की शुरुआत हुई। शाश्वत दुख की काली रात की शुरुआत हुई थी प्लासी युद्ध के बाद। आप जानते हैं कि प्लासी युद्ध के बाद ये मिर्जाफर ये 1757 से 60 तक बंगाल का नवाब बना। तो प्लासी युद्ध के बाद यानी कि सिराजउद्दौला को कैद करके मुर्शिदाबाद भेज दिया गया था, जहां मिर्जाफर के पुत्र मिरण ने उसकी हत्या कर दी थी। मिर्जाफर के पुत्र मिरण ने सिराजउद्दौला की हत्या कर दी, और हत्या के उपरांत बंगाल का नवाब मिर्जाफर को अंग्रेजों ने बनाया था। जब ये नवाब बना तो इसने 24 परगना, बंगाल का 24 परगना ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, तथा नकद धनराशि के रूप में 2.5 करोड़ नगद दिया था। और इसके अलावा इसने पहली बार कलकत्ता में अंग्रेजों को टकसाल खोलने की अनुमति दी थी, यानी कि सिक्के की ढलाई शुरू हो गई थी। लेकिन अंग्रेजों ने इसको और परेशान करना शुरू कर दिया, तो अंग्रेजों से मुक्ति चाहने लगा। अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए मिर्जाफर ने डचों को उकसाया। ध्यान रखेंगे कि डच अंग्रेजों के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। जब डचों को उकसाया तो डच मिर्जाफर को सहायता करने लगे, लेकिन अंग्रेजों ने डचों को बेदर्रा युद्ध 1759 बेदर्रा के युद्ध में हराकर इन्हें भी बाहर कर दिया था। और इस बेदर्रा युद्ध के बाद बंगाल के नवाब मिर्जाफर को अपदस्थ करके अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया, जो 1760 से 1763 तक बंगाल का नवाब रहा। ध्यान रखेंगे कि मिर्जाफर की अपेक्षा मीर कासिम एक योग्य शासक था, और यह एक प्रकार से स्वतंत्र शासक की तरह राज्य करना चाहता था। इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुंगेर में स्थापित किया था। ये राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था, और उसने एक स्वतंत्र शासक की भांति राज्य करना शुरू किया था। यद्यपि जब बंगाल का नवाब बनाया गया तो उसने अंग्रेजों को
मिदनापुर तथा चटगांव, ये चटगांव दे दिया। मीर कासिम ने अंग्रेजों को बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव दिया तथा ये सिलहट के जो चूना व्यापार था, चूना व्यापार में ये कंपनी को आधा भाग देना भी स्वीकार किया। ये मीर जाफर से कुछ आगे बढ़ गया था, ये कंपनी को बहुत कुछ दिया था। बदले में कंपनी ने कहा है कि आपको हम बदले में, अंग्रेजों ने उसे सैनिक सहायता देने का वचन दिया। इस सभी के बदले अंग्रेजों ने मीर कासिम को सैनिक सहायता देने का वचन दिया था। अब जानते हैं कि मीर कासिम प्रशासन को दुरुस्त करने के उद्देश्य से ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। और जब मीर कासिम ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार अर्थात दस्तक प्रथा के दुरुपयोग को रोकना चाहा, तो कंपनी और नवाब के बीच विवाद उत्पन्न हो गया और यही विवाद बक्सर युद्ध का कारण बना था। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बक्सर युद्ध। समझ गए होंगे कि प्लासी युद्ध क्यों हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि क्या रही और उसका परिणाम क्या रहा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम बक्सर युद्ध के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।